हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश सर। और आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का अध्याय 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा और पढ़ा नर जनन तंत्र क्या था, आज के इस वीडियो में हम मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम आपको बता दें, मादा जनन तंत्र भी नर जनन अंग की तरह कई अंगों का बना होता है और यह नर जनन तंत्र की अपेक्षा थोड़ा जटिल होता है। इसे भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, जैसा कि नर जनन अंग को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग होगा मुख्य जनन अंग, जिसे प्राथमिक जनन अंग भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोल सकते हैं। और दूसरा जो हमारा भाग होगा इसका, उसको बोलेंगे सहायक जनन अंग, यानी कि जनन में सहायता करने वाले जो अंग होंगे इसके अंतर्गत आएंगे, जिसको हम द्वितीयक जनन अंग भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में हम एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं मुख्य जनन अंग या प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, यानी कि मादा जनन तंत्र में मुख्य जनन अंग क्या होता है। तो हम आपको बताएं, जैसे कि आप पढ़े नर में मुख्य जनन अंग के रूप में एक जोड़ी वृषण पाए जाते थे, ठीक उसी प्रकार मादा में मुख्य जनन अंग के रूप में एक जोड़ी ओवरीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी ओवरीज पाए जाते हैं, जिसको हम अंडाशय भी बोलते हैं। तो अब आपसे अगर कोई पूछता है मादा में मुख्य जनन अंग कौन है, तो आप बताएंगे एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे भाग में, और दूसरा भाग होता है सहायक जनन अंग या द्वितीयक जनन अंग। तो इसमें वे अंग आते हैं जो जनन क्रिया में सहायता करते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो अंग हैं कुछ इस प्रकार हैं। अंडवाहिनी है, जिसको इंग्लिश में हम ओविडक्ट बोल सकते हैं। गर्भाशय है, जिसको यूट्रस बोल सकते हैं। योनि है, जिसे वगीना बोला जा सकता है। उसके बाद बर्थोलिन ग्रंथि है। उसके बाद पेरिनियल ग्रंथि आती है। उसके बाद स्तन आता है, जिसको ब्रेस्ट बोला जाता है। तो यहाँ आपको एक फिगर दिखा दिया गया है, जिसमें एक फिगर में जो कलर वाला फिगर आपको दिखाया जा रहा है, इस फिगर की यदि हम बात करें तो इसमें जो मादा जनन तंत्र है उसका एक फिगर है, और जो इसमें पाए जाने वाले जो भी भाग हैं उनको इंग्लिश में बताया गया है, जबकि उसके ठीक बगल वाले फिगर में वही चीज़ है जिसको हिंदी में बता दिया गया है कि हिंदी के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसका एक और रूप आपको यहाँ बगल में दिखाया गया है। तो आप कोई भी तीनों में से एक रूप आप तैयार कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है इसको हम अंडाशय बोलेंगे। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? अंडाशय। जो कि यह किससे जुड़ा हुआ है? यह झालरदार कीप के द्वारा जुड़ा हुआ है। और ये जो नली आपको दिख रही है, ये जो नली है, इस नली को हम बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं इस नली को? अंडवाहिनी। इधर भी अंडवाहिनी होगी और इधर भी अंडवाहिनी है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये नली जो है वह अंडवाहिनी के रूप में आती है, जिसको हम देख सकते हैं। अब यदि इसके बाद वाले की बात करें तो इसके जो ऊपर का जो ये अस्तर आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो अस्तर है, इसको बोलते हैं फैलोपियन नलिका। अभी इन सभी के बारे में हम जानेंगे कौन क्या होता है। पहले आप फिगर को देख लें, समझ लें। तो इस तरह से आप फिगर को देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। चलिए अब इनके कुछ पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं, क्या कौन क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास अंडाशय आता है, और जो होता है ओवरीज जिसको बोलते हैं। तो ये जो अंडाशय होता है यह मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी के रूप में पाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो अंडाशय है वह एक जोड़ी के रूप में है। एक अंडाशय यहाँ है और एक अंडाशय यहाँ है, तो यह एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। और ये जो दोनों अंडाशय होते हैं वह गर्भाशय के दोनों ओर, यानी कि जो गर्भाशय है, यानी कि
इस फिगर में गर्भाशय को आपको कहाँ दिखाया गया है, तो आप गर्भाशय इस पार्ट को बोल सकते हैं। ये पार्ट जो है गर्भाशय है। तो गर्भाशय के क्या है, दोनों साइड में कि जो बीच वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, गर्भाशय। और इसके दोनों तरफ ये अंडाशय जो होते हैं, एक एक अंडाशय लगे होते हैं। तो यह हमारा हो गया। अब आगे की अगर हम बात करें, ये एक एक की संख्या में लगे होते हैं। प्रत्येक अंडाशय लगभग 2 से 4 सेमी लंबा होता है, यानी कि जो प्रत्येक अंडाशय होता है वह 2 से 4 सेमी लंबा होता है और 2 सेमी चौड़ा होगा और इसकी मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर के अंतर्गत आती है। यदि इसके वेट की बात करें तो इसका जो भार होता है वह लगभग 3 ग्राम होता है। प्रत्येक अंडाशय उदर गुहा की पृष्ठ दीवार से मीसोवेरियम एवं गर्भाशय से बांड लिगामेंट नामक पेशी द्वारा जुड़ा रहता है और अंडाशय की सतह पर छोटे छोटे दानों जैसे उभार दिखाई देते हैं, जिसे ग्राफियन पुटिकाएँ कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफियन पुटिकाएँ बोलते हैं। जैसा कि फिगर में आपको, अगर हम फिगर को जूम करें इस फिगर को, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो पुटिकाएँ हैं, यहाँ पे आपको पुटिकाएँ दिखाया गया है। ये जो है उभार, ये जो छोटे छोटे उभार दिख रहे हैं, इन्हीं को यहाँ क्या बोला गया है, पुटिकाएँ, कोशिकाएँ बोला गया है। यहाँ भी पुटिकाएँ हैं। तो इस तरह से आप इस फिगर को देख सकते हैं और इसे बना भी सकते हैं। यह अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का फिगर है। यह एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब इसके बाद की यदि हम बात करें तो यानी कि अंडाशय पर जो छोटे छोटे उभार दिखाई देते थे उनको हम क्या बोलते थे, ग्राफियन पुटिका बोलते थे। और इनका जो मुख्य कार्य होता है, किसका, यानी कि अंडाशय का जो मुख्य कार्य है, अंडाशय का मुख्य कार्य होता है अंडाणु को पैदा करना। ये अंडाणु को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। और इसी अंडाशय से 2 प्रकार के हार्मोन भी स्रावित होते हैं, जिनको हम मादा हार्मोन के भी नाम से जानते हैं, मादा हार्मोन कहते हैं। और वे दोनों हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये 2 हार्मोन्स हैं जो कि इसी अंडाशय से स्रावित होते हैं, जिनको हम मादा हार्मोन बोलते हैं। तो आप इन फिगर को भी देख सकते हैं, इस फिगर को, एक कलर वाले फिगर को भी आप देख लीजिए, क्योंकि आप जो भी फिगर आपको अच्छा लगे आप फिगर को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये फिगर था। अब यदि हम बात करें अगले पार्ट की ओर यदि हम चलें तो इसके बाद आता है अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी क्या है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो प्रत्येक अंडाशय से लगभग 10 से 12 सेमी पतली लंबी नलिका निकलती है। पर जितने भी अंडाशय होते हैं वहाँ से 10 से 12 सेमी पतली एक लंबी नलिका निकलती है, जिसका दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं। अब यदि हम बात करें तो जितने भी यानी कि अंडवाहिनी होंगे, प्रत्येक अंडवाहिनी का जो ऊपरी भाग होता है वह झालरदार कीप नुमा होता है, यानी कि झालरदार होता है कीप के जैसा, जिसे हम कीपक कहते हैं, या इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो इनफंडिबुलम भी कहते हैं। यह भाग अंडाशय से सटा होता है। अंडाशय से अंडाणु जो होते हैं वे जब मुक्त होते हैं, यानी कि मुक्त होकर वह उस झालरदार कीप द्वारा अंडवाहिनी में सीधे पहुंचते हैं। अंडवाहिनी के प्रारंभिक कुंडलित, यानी कि जहां से अंडवाहिनी शुरू होती है वहां का जो कुंडलित भाग आपको देखने को मिलेगा, आप फिगर में देख लेंगे, तो उस भाग को हम गर्भाशयी या फैलोपियन नलिका बोलते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाता है फैलोपियन नलिका क्या है, तो आप बता सकते हैं अंडवाहिनी के प्रारंभिक कुंडलित भाग को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन नलिका या गर्भाशयी नलिका कहते हैं। यह अंडाणु को गर्भाशय में पहुंचाती है, यानी कि इसका काम क्या है, अंडाणु को गर्भाशय में ले जाना, और ये इसी अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया भी होती है, यानी कि इसी अंडवाहिनी में निषेचन क्रिया भी होती है। अगला जो पार्ट आता है वह होता है हमारे पास गर्भाशय, यानी कि गर्भाशय क्या है, जिसको इंग्लिश में यूट्रस बोलते हैं।
यह जो गर्भाशय है यह नाशपाती के आकार का होता है, यानी कि नाशपाती के आकार के जैसा होता है। इसका जो निर्माण होगा वह जो फैलोपियन नलिका आपने अभी भी देखा कि क्या होता है, यानी कि अंडवाहिनी के प्रारंभिक, यानी कि जो अंडवाहिनी का जो प्रारंभिक कुंडलित भाग है उसी को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन नलिका। तो ये जो दोनों तरफ फैलोपियन नलिकाएं होती हैं जब संयुक्त तो होती हैं तो यह गर्भाशय का निर्माण करती हैं। गर्भाशय के निचले वाले भाग को जो कि संकरा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं, यानी कि कैर्विक्स बोलते हैं। जैसा कि आप फिगर में अगर देखना चाहें तो यह वाला जो भाग है, ये भाग आप देख सकते हैं, इस भाग को, यानी कि ये वाला जो भाग है यह हमारा क्या है, यानी कि फैलोपियन नलिका के मिलने से यह दोनों भाग बना जो कि नाशपाती के आकार का है। और इसके नीचे वाला भाग, यानी कि ये नीचे जब आएंगे तो ये संकरा हो जाता है, इस भाग को हम ग्रीवा बोलते हैं। तो इस तरह से आपने फिगर को देखा, फिगर को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। अब और इसका जो ऊपर का जो भाग होगा वो कैसा था, त्रिभुजाकार था। अभी भी आपने फिगर देखा, उसमें देख सकते हैं वह भाग त्रिभुजाकार होता है जिसे हम काय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, काय बोलते हैं। गर्भाशय का जो मुख्य कार्य होता है, यानी कि गर्भाशय का जो मुख्य कार्य है वह निषेचित अंडाणु को, यानी कि जो निषेचित अंडाणु हैं उनको भ्रूण में परिवर्तित करना होता है। और इसके विकास के लिए वह स्थान भी प्रदान करता है, कि इसका विकास यहीं पे होता है, इसी गर्भाशय में होता है। ग्रीवा योनि के साथ मिलकर जन्मनाल बनाता है, यानी कि जो ग्रीवा होते हैं वह योनि के साथ जब मिलते हैं तो जन्मनाल बनता है, जिसके द्वारा प्रसव की क्रिया प्रारंभ होती है और यहीं से शिशु का जन्म भी होता है। इसी जन्मनाल के माध्यम से शिशु का जन्म भी हो जाता है। अगला जो पार्ट है वह है योनि, जिसको हम कहते हैं वगीना इंग्लिश में। यह क्या है, तो यह मूत्राशय एवं मलाशय के बीच में स्थित होता है, जो कि लगभग 8 सेमी लंबी नलिका रूपी पेशीय रचना होती है। और इसका जो एक सिरा होता है वह मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है तथा दूसरा सिरा पीछे की ओर गर्भाशय की ग्रीवा से जुड़ा रहता है। मादा जनन छिद्र को भग यानी कि कहा जाता है और यह शुक्राणुओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। अगले पार्ट की बात करें तो यह है बर्थोलिन ग्रंथियाँ, जिसको हम इंग्लिश में बर्थोलिन ग्लैंड्स बोलते हैं। यह भी एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है और यह योनि के पार्श्व में, यानी कि योनि के साइड में स्थित होती है और इससे एक क्षारी स्नेहक द्रव का स्त्रावण होता है जो योनि में पहुंचकर योनि को क्षारी एवं चिकना बनाता है। अगला जो पार्ट है वह आता है पेरिनियल ग्रंथ, जिसको इंग्लिश में हम पेरिनियल ग्लैंड्स बोलते हैं। यह क्या है, तो ये ग्रंथियाँ गूदा व जनन छिद्र के बीच में स्थित होती हैं। इनसे एक रसायन का स्रावण होता है जो विशिष्ट प्रकार के गंध उत्पन्न करते हैं। और इसके लास्ट पार्ट आते हैं मादा जनन अंग में ब्रेस्ट, जिसको हम स्तन बोलते हैं। तो स्तन जो होता है यह भी मादा में एक जोड़ी के रूप में पाया जाता है, या स्तन ग्रंथि भी इसे बोलते हैं। और इसमें वसा का जमाव होता है और पेशियों की प्रचुरता होती है, यानी कि वसा के जमाव और पेशियों की प्रचुरता के कारण यह कुछ फूला हुआ होता है। प्रत्येक स्तन में भीतर का जो उत्तक होगा वह 15 से 20 पिंडों में बंटा होता है और प्रत्येक पिंड कई छोटे छोटे पिंडकों में बंटा होता है। प्रत्येक पिंडक में अंगूर के गुच्छों की भांति दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें कूपिकाएँ बोलते हैं। कूपिकाएँ जो होती हैं वे पेशी तंतुओं से बनी होती हैं, उसी से घिरी होती हैं, जिनके संकुचन के दबाव से इनसे दुग्ध मुक्त होता है। प्रत्येक स्तन में 15 से 20 दुग्ध वाहिनियाँ होती हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने मादा जनन अंग के बारे में अध्ययन किया और देख लिया इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और जहाँ तक फिगर है आप फिगर को भी बनाते रहिए अपने नोट्स में, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा हम सबके नोट्स को देखेंगे, सभी लोग अपने नोट्स का पेज का जो भी होगा उसका फ़ोटो खींच कर हमारे पास भेजेंगे, फिर हम लोग तब अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी
बात प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।